भांटू की कहानियाँ। एक शहर में सुमन नामक एक चॉकलेट बेचने वाली अपनी बहन रूबी के साथ रहती थी, जिसके हाथ के बनाए हुए चॉकलेट्स के सभी दीवाने होते हैं। सुमन जी, आपकी दुकान में मिलने वाले सारे चॉकलेट्स एकदम बढ़िया होते हैं। मेरा बेटा तो अब बाजार में मिलने वाली किसी भी चॉकलेट को हाथ तक नहीं लगाता। सुमन दीदी, आप मुझे वो संतरे वाली और एक कोकोनट वाली चॉकलेट दे दो। अरे वाह 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 चिंटू बेटे, आखिर तुमसे रहा नहीं गया बिना चॉकलेट्स खाए। सुमन जी, आप इसे चॉकलेट दे दो, नहीं तो घर जाकर ये लड़का आफत ला देगा। आपने सही कहा मम्मी, सुमन दीदी के हाथ में जरूर कोई जादू है जो इनके चॉकलेट्स इतने स्वादिष्ट लगते हैं। शहर में सुमन अपनी छोटी बहन के साथ अकेली ही रहती थी। उसका इस दुनिया में और कोई नहीं होता। उसकी चॉकलेट शॉप बहुत अच्छी चल रही होती है कि तभी अचानक से एक दिन उसकी चॉकलेट की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है और पूरी दुकान जलकर खाक हो जाती है। खुशकिस्मती से सुमन और उसकी बहन को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो दोनों उस दौरान दुकान पर नहीं थे। लेकिन उसकी सारी खून पसीने की कमाई अब मिट्टी में मिल चुकी थी। सुमन और उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल था। ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारी दुकान, इतनी मेहनत से मैंने अपने चॉकलेट के कारोबार को आगे लेकर आई, अब सब खत्म हो गया। कहाँ जाएं अब हम? सुमन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब आगे क्या किया जाए। वो बस रोती ही जा रही थी। तभी रूबी सुमन को दिलासा देते हुए बोलती है, दीदी अब रोना बंद करो, हम फिर से अपनी दुकान पहले से ज्यादा मेहनत करके ठीक कर लेंगे। इसमें रोने वाली क्या बात है? उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आता ही रहता है। तुम सही कह रही हो रूबी, लेकिन हमारे पास अब पैसे ही नहीं बचे जिससे हम कुछ कर सके। जो कुछ हमारे पास पैसे थे वो दुकान के साथ ही जल कर खाक हो गए। दीदी, क्यों ना तुम अपने किसी दोस्त से कुछ पैसे उधार ले लो और फिर जैसे ही हमारे पास पैसे आ जाएंगे हम उसे लौटा देंगे। सुमन को रूबी की बात सही लगती है। अब उस शहर में उसके दोस्तों के अलावा दूसरा कोई सहारा तो था नहीं। और फिर सुमन अपने 2-3 दोस्तों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर में रहना अब हमारे लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। इससे पहले कि हालात बद से बदतर हो जाए, हमें यहाँ से कहीं जाना होगा। दीदी, क्यों ना हम लालगंज चले, अपनी मीना मौसी के पास। गांव में हमारे खर्चे भी कम लगेंगे और वहाँ कोई दुकान भी डाल लेंगे। वैसे भी गांव में मौसी अकेले ही तो रहती है, उसका भी मन लगा रहेगा हमारे साथ। बचे कुचे पैसों के साथ सुमन और रूबी गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। गांव में सुमन की मौसी का एक छोटा सा घर था जहां वह अकेली रहती थी। सुमन और रूबी को देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? आज कितने दिनों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। कितने बड़े हो गए हो तुम दोनों। तभी सुमन उसे रो रो कर सब कुछ बता देती है। हे राम, तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ सुमन बिटिया, लेकिन तू चिंता मत कर और इस मुश्किल हालात में तो बिल्कुल भी हार मत मान। अरे सिर्फ तेरी दुकान जली है, तेरे हाथ की चॉकलेट बनाने की कला तो अब भी तेरे पास है। अब शहर में सब कुछ खत्म हो गया है तो तू गांव में ही एक नई शुरुआत कर सकती है बेटा। लेकिन मौसी, इस गांव में चॉकलेट की दुकान चलेगी या नहीं, इस बात का भी मुझे डर सता रहा है। अरे सुमन बेटा, कोई भी काम करने से पहले हार मान लेना ये बहादुरी नहीं है। वैसे भी गांव में चॉकलेट नहीं मिलती, उसे लेने के लिए लोग शहरी इलाकों के बाज़ारों में जाते हैं। अगर तू गांव में इतना स्वादिष्ट चॉकलेट बनाकर बेचेगी तो सभी तेरे पास ही चॉकलेट खरीदने आएंगे और तू इस गांव में ही अच्छे खासे पैसे कमा सकती है। ये तो आपने सही कहा मौसी, लेकिन मेरे पास चॉकलेट बनाने का सामान खरीदने के लिए और दुकान या ठेला लगाने के लिए कोई भी पैसे नहीं है। सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अरे मैं हूँ ना, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। आखिर मौसी हूँ मैं तेरी। क्या? नहीं नहीं मौसी, एक तो हम दोनों तुम पर पहले ही बोझ हो गए हैं
अब हम और बोझ नहीं बनना चाहते आप पर। अरे क्या तू मेरी बेटी नहीं है? क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तू मुझे बाद में पैसे वापस कर देना बेटा, लेकिन फ़िलहाल तुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। ये ले बेटा, और जाकर सारा सामान खरीद ले। धन्यवाद मौसी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। ये बात कहकर तो तुमने मुझे एकदम पराया ही कर दिया सुमन बिटिया। अरे नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ के जाने के बाद एक आप ही तो हो जिससे हमें माँ जैसा प्यार मिल सकता है। चल जा अब और अपना सारा सामान खरीद ले। फिर सुमन और रूबी दोनों बाजार जाकर अपना सारा सामान खरीद कर लाती है और गांव में ही अपने चॉकलेट का ठेला लगाती है। अरे वाह, चॉकलेट, और वो भी हमारे गांव में। अब तो मज़ा ही आ जाएगा। तुम क्या कहते हो राजू? इससे पहले हमें चॉकलेट खरीदने के लिए पापा और मम्मी से जिद करना पड़ता था कि वो शहर जाकर हमारे लिए चॉकलेट लाए, लेकिन अब तो हमारी मौज ही मौज हो गई। दीदी, आपने यहाँ चॉकलेट का ठेला लगाकर हमारे लिए तो खजाने का रास्ता ही खोल दिया। मुझे एक वनीला चॉकलेट दे दो। अब सुमन की दुकान धीरे धीरे अच्छी चलने लगी थी। स्कूल से छुट्टी होते ही सभी बच्चे सीधा सुमन की दुकान पर ही चॉकलेट खाने जाते थे। उसी गांव में एक राजेश नामक आदमी था जिसकी कुल्फी बेचने की ठेला गाड़ी बहुत प्रसिद्ध थी। बच्चे और बूढ़े सभी उसकी कुल्फी बहुत मजे से खाते थे। लेकिन जब से सुमन ने गांव में अपना चॉकलेट का ठेला लगाना शुरू किया था, राजेश की कुल्फियों की बिक्री बहुत कम हो गई थी। अरे ई ससुरा, सारे बच्चे हमारा कुल्फी की दुकान छोड़कर ऐसा क्या खाने लगे हैं जो इनके मन को भा गया। ऐसे तो हमारा कुल्फी का धंधा चौपट हो जाएगा। जरा हमहू तो देखें कि ये सब बचवा लोग जात कहाँ है। फिर राजेश उन बच्चों का पीछा करने लगता है तो देखता है कि सारे बच्चे सुमन की चॉकलेट के ठेले पर जाकर चॉकलेट खा रहे हैं। इस शहर से आई 2 दिन की छोकरी हमारा धंधा चौपट करना चाहती है। इसको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। इधर सुमन के चॉकलेट गांव के सभी बच्चों को बहुत पसंद आ रहा था और कुछ ही दिनों में सुमन ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है। सुमन की तरक्की देखकर मीना बहुत खुश होती है। शाबाश सुमन बेटा, मैंने बोला था ना, तेरे बनाए हुए चॉकलेट सबको बहुत पसंद आएंगे। ऐसे ही मेहनत से आगे बढ़ती रहो बिटिया। ये सब कुछ आपकी ही वजह से हुआ है मौसी। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता हमारा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, बुरे वक्त में अपने ही तो साथ होते हैं। जी मौसी, सही कहा आपने। और ये लीजिए आपके पैसे। अरे बेटा, इतनी क्या जल्दी थी इन पैसों की? बाद में दे देना। नहीं मौसी, अभी है तो ले लो, नहीं तो अगर बाद में खर्च हो गए तो फिर मैं क्या करूंगी। अच्छा ठीक है, दे दे। एक रोज सुमन को अपनी चॉकलेट्स बेचने में बहुत रात हो जाती है और वह अपना सारा सामान समेट ही रही होती है कि तभी वहां राजेश कुल्फी वाला आ जाता है। ए लड़की, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा इस गांव से। जब से आई है मेरा धंधा ही चौपट कर रखा है तूने। देख राजेश, अगर तेरी कुल्फी का धंधा नहीं चल रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है। तू अपनी कुल्फी में कुछ ऐसा कर कि लोगों को पसंद आए। अब कब तक लोग वही पुरानी कुल्फी का स्वाद लेते रहेंगे। और ये धमकी देना बंद कर, क्योंकि मैं नहीं डरने वाली तेरी इन धमकियों से। सुमन की बात सुनकर राजेश को गुस्सा आ जाता है और वह एक लोहे के सरिये से सुमन के सिर पर मारता है, जिससे सुमन की मौत हो जाती है। अरे नहीं, गुस्से में मैंने ये क्या कर दिया। अब क्या करूं मैं? अब ये मर गई है। मैंने तो सुना है कि ऐसे लोग जिनकी हत्या हो जाती है वो भूत बनकर बहुत सताते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी किसी तांत्रिक के पास जाता हूँ। राजेश भागता हुआ एक तांत्रिक के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। बाबा, आपको जितने भी पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे बचा लीजिए। अरे मूर्ख, तू मुझे पैसे देकर खरीदना चाहता है। इस बुरे काम में मैं तो क्या, ईश्वर भी तेरी मदद नहीं करेगा। तेरे कर्मों की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अब निकल जा यहाँ से। फिर राजेश वहां से अपने घर चला जाता है और अगली सुबह जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि सुमन अपने चॉकलेट का ठेला लेकर बाहर खड़ी है। साथ में उसकी मौसी
और कुछ गांव वाले भी वहां खड़े हैं। राजेश यह देखकर डर जाता है। अरे चॉकलेट बेचने वाली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी सुमन एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और बोलती है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे मार डाला? मैं तो बस अपनी चॉकलेट बेचकर कुछ पैसे कमा रही थी, जिससे मेरी बहन को एक अच्छा जीवन मिल सके। फिर सुमन राजेश का गला दबाकर उसे मार डालती है और गांव वालों से बोलती है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं चुड़ैल बनकर अपने चॉकलेट्स बेच सकती हूँ, जिससे मैं अपने बहन रूबी के लिए कुछ कर सकूं। गांव वाले सुमन को इजाजत दे देते हैं। फिर सुमन चुड़ैल बनकर ही अपने चॉकलेट्स बेचने लगती है।